जय हिंद साथियों, अगर आप चाहते हैं एसएससी एमटीएस 2024 की परीक्षा को बहुत शानदार तरीके से क्रैक करना, तो एक ऐसा पेपर आपके लिए बनाया गया है जिस पेपर में आप सबसे पहले देखेंगे 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और उसके अलावा करंट अफेयर के। उसके अलावा 25 सवाल आप देखेंगे साथियों इंग्लिश के, यानी कि जैसे आपकी इंग्लिश आएगी हूबहू वही क्वेश्चन है, जैसे आपकी जीके जीएस आएगी साथियों वैसा ही क्वेश्चन है। तो इन 50 प्रश्न होंगे। उसके बाद इन 50 प्रश्नों के बाद साथियों रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो साथियों क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार पूरा दारोमदार सिलेक्शन का जीके जीएस पर और साथियों इंग्लिश पर टिका हुआ है, तो अगर ऐसा ही हूबहू ऐसे ही 50 क्वेश्चन आ जाते हैं जीके जीएस के और इंग्लिश के, तो आपका साथियों कितना स्कोर रहता है ये आप लोग देखिएगा। अगर साथियों बात करें इन 25 क्वेश्चन की, जीके के 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसमें से आपका स्कोर जो होना चाहिए साथियों वो 11-12 से होना चाहिए, इससे कम का स्कोर आपका नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि नौटंकी जो है ना साथियों ये एक लोक नृत्य है, तो ये कहां पर किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जिनका आंसर यहां पर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सितार का आविष्कारक साथियों किनको माना जाता है बताइए। तो अगर बात करें साथियों अमीर खुसरो, मैं कहूंगा बिल्कुल सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अगला सवाल देखिए हरिप्रसाद चौरसिया ये बजाने के लिए, यानी कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये तो बांसुरी वादक हैं, जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया है ना, ये तो बांसुरी वादक हैं। तो मैं कहूंगा आंसर जिनका भी सी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों लिंगराज मंदिर ये किस शहर में है मुझे बताइए। भोपाल में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में या उज्जैन में? तो अगर आपका उत्तर भुवनेश्वर है तो मैं कहूंगा आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लिंगराज मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये साथियों भुवनेश्वर में ही है। अगला सवाल है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व ये किस भारतीय राज्य में है मुझे बताइए। देखिए कार्बेट टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं ना तो ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में है, यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है मुझे बताइए। चलिए तो बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? ये साथियों लद्दाख में ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में? मैं आपको बता चुका हूं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लद्दाख में है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो पाकिस्तान की राजधानी की अगर बात करेंगे ना तो साथियों इस्लामाबाद जो है ना ये पाकिस्तान की राजधानी है। आंसर जिनका भी बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस 2024 में 100% अगर आप साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल निशुल्क, यानी कि ऐसी निशुल्क कंटेंट आपको दिया जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट साथियों देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, तो साथियों आपके सामने वीडियो साथियों हमारी आ जाएगी एसएससी एमटीएस के लिए। और मैं कहता हूं कि इस बार एसएससी एमटीएस के लिए मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आप हूबहू साथियों अपने एग्जाम में देखने को दिखेंगे, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु की अगर बात करते हैं तो हाथी, आपने बचपन में भी साथियों पढ़ा होगा कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है ना वो हाथी है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है या दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है बताइए। तो अगर बात करते हैं यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, मैं कहूंगा बिल्कुल यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर के गोल्डन सिटी के नाम से साथियों कौन सा शहर जाना जाता है बताइए। तो गोल्डन सिटी की अगर बात करें तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है? जैसलमेर को ही साथियों गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कि किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि न्यूयॉर्क शहर को कौन सी सिटी कहा जाता है? एम्पायर सिटी कहा जाता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है। मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है कि पीसा की मीनार किस देश में है मुझे बताइए। तो पीसा की मीनार कहां पर है? जिनका भी आंसर इटली है मैं कहूंगा बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला सवाल है गायत्री मंत्र की रचना किसने की बताइए। तो गायत्री मंत्र की रचना वशिष्ठ ने की साथियों, मैं कहूंगा नहीं। उसके अलावा क्या विश्वामित्र ने की? बिल्कुल साथियों गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे भारत का एक ऐसा राज्य बताइए जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, जिसका क्षेत्रफल
सबसे अधिक है। तो आप किसका नाम लेंगे साथियों? आप राजस्थान का नाम लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे दूसरे नंबर का राज्य बताइए जिसका सबसे अधिक क्षेत्रफल हो, तो आप क्या बताएंगे साथियों? आप मध्य प्रदेश बताएंगे। तो साथियों राजस्थान और मध्य प्रदेश कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर साथियों महाराष्ट्र आता है। अगले नंबर का सवाल है कि किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? तो साथियों जिन्होंने भी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया है उन व्यक्तियों को जन्मजात भारतीय नागरिक साझा समझा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में शून्यकाल साथियों ये कब शुरू हुआ मुझे बताइए। तो अगर 1962 की बात करते तो बिल्कुल सही, 1962 से ही भारत में शून्यकाल साथियों शुरू हुआ। अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो मेरा मानना है कि आंसर आप बहुत आराम से दे देंगे। देखिए भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया, यानी कि जो जीएसटी लगाई गई है ना साथियों, जीएसटी ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लगाई गई है आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो इसी जीएसटी के लिए हुआ था, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के लिए हुआ था। तो आंसर जिनका भी बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों जीके के हम लोग देखेंगे 25 सवाल और उसके अलावा इंग्लिश, क्योंकि जीके और इंग्लिश पर ही आपकी क्या बनेगी? आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना, आपकी मेरिट बनेगी। और ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का होगा। तो मैं कहूंगा साथियों कि ये पूरा दारोमदार जीके जीएस पर है। और इसमें एक अगर बात करते हैं ना करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर इसमें एक बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए हर प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें या हर मॉडल पेपर की बात करें, इसमें 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करंट अफेयर के। तो अगर आपने अपनी परीक्षा तक, एमटीएस की परीक्षा तक अगर आपने इस क्लास को डेली लिया और आपने हर एक क्लास के जो करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार किया, तो मेरा मानना है कि जो आपके 25 सवालों में से 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे वो इन्हीं क्लास से आएंगे। इससे बाहर आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। जीके भी साथियों अगर बात करें 90% आप यहीं से देखेंगे। इंग्लिश की बात करें तो 100% आप यहीं से देखेंगे। अभी जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊं तो साथियों देखिएगा बहुत शानदार तरीके से इंग्लिश को मैं आपके लिए खत्म करूंगा। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वाकई में एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एमटीएस एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ठीक ठाक जॉब है, आसानी से आपको मिल जाती है, ठीक है ना। बहुत तगड़ा कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन है, लेकिन अगर आपने अपने आप को हरा दिया तो कोई बाकी किसी और से कंपटीशन आपका है ही नहीं, आपका खुद से कंपटीशन है, ठीक है ना। देखिए अब कैसे कंपटीशन है ये कभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ग्रह गति के नियम 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय साथियों किसे दिया जाता है? तो इनका नाम है केपलर, यानी कि जोहान्स केपलर की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब देखिए कौन सी राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? तो अगर बात करते हैं तेलंगाना की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तेलंगाना राज्य सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। अगला सवाल है कि गोल्डमैन क्या साथियों यहां पर अगर बात करते हैं गोल्डमैन सैच्स, क्या गोल्डमैन सैच्स ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.7% लगाया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तन्वी पात्री ने। किसमें स्वर्ण पदक जीता है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में साथियों स्वर्ण पदक जीता है तन्वी पात्री ने। उसके बाद देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है कि कहां पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों मिथुन का पंजीकरण जो किया गया है आधिकारिक तौर पर वो कहां पर किया गया है? वो असम में किया गया है। इसलिए आंसर आपका भी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर साथियों आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, यानी कि देखिए इंग्लिश के आप कितने क्वेश्चन देखेंगे? इंग्लिश के आप 25 क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन देखेंगे। और आप देखिएगा कि मैं आपको इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूं। इंग्लिश में साथियों पूरे में से पूरे नंबर आपके आए, यानी कि 75 नंबर की इंग्लिश आएगी। और 75 साथियों 75 के 75 आपके क्वेश्चन की अगर बात करें 25 के 25 आपके सही करवाऊंगा। और अगर मार्क्स की बात करें तो 75 के 75, क्योंकि साथियों अभी आज से लेकर जब तक एग्जाम है हर एक क्वेश्चन
क्वेश्चन अगर आपने देखा, क्योंकि ये क्लास आपकी एमटीएस की डेली चलने वाली है, और अगर डेली कंटेंट आप देखते हो तो मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचा देता हूं जिस मुकाम पर जाने के बाद साथियों सिलेक्शन होता है। तो पहला सवाल है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब क्या होता है साथियों, आपको मालूम होगा, विलोम होता है, यानी कि उसका उल्टा बताना है, ठीक है ना। जो गिवन वर्ड दिया गया यानी कि ब्लीक का एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर ब्लीक की अगर बात करते हैं ना, तो ब्लीक का मतलब होता है अंधकार में। क्या होता है साथियों, अंधकार में इसका मतलब होता है। ब्लीक का मतलब क्या होता है, अंधकार में मतलब होता है। अब डार्क का मतलब क्या होता है, क्या ब्लीक का एंटोनिम डार्क होगा, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि डार्क का मतलब खुद अंधेरा होता है, तो कैसे इसका विलोम हो जाएगा। ग्रिम की अगर बात करते हैं, ग्रिम का मतलब होता है साथियों भयंकर, तो भयंकर भी इसका विलोम नहीं हो सकता। कोल्ड की अगर बात करें, कोल्ड का मतलब होता है साथियों ठंडा। ब्राइट की जब हम साथियों बात करते हैं, तो ब्राइट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, उजाला, ये आप भी जानते होंगे। तो ब्लीक का मतलब होता है अंधकार में, ब्राइट का मतलब होता है उजाला। तो ब्लीक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट होता है, हो जाएगा, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक ऐसे ऑप्शन का आपको चयन करना है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मुझे बताइए। देखिए, अगर यहां पर हम डिजास्टर की बात करते हैं, तो डिजास्टर का मतलब होता है विनाश, और डिजास्टर की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगर बात करते हैं साथियों उसके बाद यहां पर कालमिटी की अगर बात करें, कालमिटी का मतलब होता है कोई मुसीबत आ पड़ी या कोई आपदा आ पड़ी, तो इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, यहां पर एफ्लिक्शन लिखा हुआ है, क्या एफ्लिक्शन की अगर बात करें साथियों, इसका मतलब होता है कोई दुख, जैसा कि नहीं होता है शोक, तो शोक हो जाएगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कैजुअल्टी, कैजुअल्टी आपने नहीं सुना होगा, हाँ कैजुअल्टी तो आपने साथियों सुना होगा। कैजुअल्टी की अगर बात करें, स्पेलिंग कैसे होती है साथियों, आपकी ये होती है कैजुअल्टी, ठीक है ना, ये स्पेलिंग सही होती है। तो मैं कहूंगा कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वाली गलत है, और सही कैसे लिखी जाएगी वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब खाली जगह आपके सामने है, यानी कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि एक आपको बताने कि यहां पर कौन सा वर्ड आ सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, माई ब्रदर डैश बॉट ए न्यू कार, यानी कि मेरे भाई ने एक नई गाड़ी खरीदी है, एक नई कार खरीदी है, तो यहां पर एग्जैक्टली आएगा ये ऑप्शन है, या माई ब्रदर फ्रेशली बॉट ए न्यू कार ये आएगा, या माई ब्रदर शॉर्टली बॉट ए न्यू कार ये आएगा, या माई ब्रदर रिसेंटली बॉट ए न्यू कार, यानी कि रिसेंटली मतलब साथियों अभी अभी एक तरीके से बात करें, ठीक है ना, यानी कि रिसेंटली मेरे भाई ने एक न्यू कार खरीदी है, तो यहां पर रिसेंटली आना चाहिए। तो मैं कहूंगा आंसर जिनका भी डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitution for the given word। one word substitution का मतलब होता है साथियों, आपके सामने एक पूरा सेंटेंस आएगा, इस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड बताना है, एक वर्ड बताने कि इसको एक वर्ड में क्या कहा जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ है साथियों इम्पॉसिबल टू बिलीव, यानी कि इम्पॉसिबल मतलब असंभव, बिलीव मतलब विश्वास करना, यानी कि कहते नहीं साथियों इस पर विश्वास करना तो असंभव है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, ये बस ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए, मैजिक की अगर बात करते हैं, मैजिक का मतलब होता है जादू, तो इम्पॉसिबल टू बिलीव क्या जादू कहलाएगा, मैं कहूंगा साथियों नहीं। उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहां पर साथियों लिखा हुआ है आपका फिक्टिशियस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है साथियों, काल्पनिक होता है, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका लिखा हुआ है इम्प्लॉसिबल लिखा हुआ है, इम्प्लॉसिबल का मतलब होता है अकल्पनीय, इसका मतलब काल्पनीय, ठीक है ना, काल्पनिक, और इसका मतलब होता है अकाल्पनिक। मैं कहूंगा साथियों इनक्रेडिबल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनक्रेडिबल की अगर बात करते हैं, कहते भाई कि इम्पॉसिबल टू बिलीव, यानी कि विश्वास करना असंभव है, तो आपका अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप जो आंसर मैंने आपको बताया है वही आपको आंसर लगाना है। अनलेस यू स्टडी हार्ड, क्या अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। अब इस यू विल पास की जगह पर ये नहीं आएगा, यू विल पास नहीं आएगा यहां पर, इसकी जगह पर क्या यू नॉट पास आएगा, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि कोई जरूरत नहीं है, यही बिल्कुल सही है, ये होगा, या यू पास होना चाहिए, या यू विल नॉट पास होना चाहिए। देखिए, अनलेस यू स्टडी हार्ड, कि अगर तुम हार्ड स्टडी नहीं करोगे, ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो तुम साथियों क्या हो जाओगे, ठीक है ना, तो तुम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे,
ठीक है ना। तो साथियों यहां पर आना चाहिए। मैं कहूंगा तुम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे, नहीं आया है तो नोट भी आना चाहिए, और नोट यहां पर नहीं है, नोट यहां पर है, तो मैं कहूंगा कि इस जो अंडरलाइन करा है ना मैंने, इसकी जगह पर ये आना चाहिए। यानी कि अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये पूरा सेंटेंस होगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है फिर से आपके सामने एक आ गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, आपको बताना है द साउंड मेड बाय द स्नेक, यानी कि जो स्नेक यानी कि सांप के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए आपको कोई सा भी इस टाइप से सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों, देखिए कू की आवाज करें ना, कू कौन आवाज निकालता है, ये तो क्राउ की आवाज होती है, तो द साउंड मेड बाय क्राउ, तो आपका आंसर कू होगा। अगर हम साथियों यहां पर हिस की बात करते हैं, तो हिस की अगर बात करें, ये साथियों स्नैक आवाज निकालता है हिस की, तो मैं कहूंगा स्नैक के बारे में भी यहां पर पूछा जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर बज की बात करते हैं साथियों, तो ये बीज निकालती है, बीज जो है ना साथियों, बीज ये बज की वॉइस निकालती है, साउंड निकालती है। अगर मुंह की अगर बात करते हैं साथियों, तो कैटल जो है ना, कैटल ये मुंह की आवाज निकालती है। तो यहां से भी आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि इसको कहते हैं साथियों पर्यायवाची। आपको भी पता होगा, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एलिमिनेट की अगर बात करें, इसका आपसे सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, यानी कि इसका सेम मीनिंग वर्ड वाला पूछा जा रहा है। मुझे बताइए, देखिए अगर बात करें एलिमिनेशन, आपने वर्ड बहुत सुना होगा, एलिमिनेट सही बना है। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, उनका कंपटीशन चल रहा है, एक इंसान को हटा दिया, यानी कि उसका एलिमिनेट हमने उसको कर दिया, एलिमिनेशन हमने उसको कर दिया। तो इसका सिनोनिम क्या होगा साथियों, लाइटन होगा। भाई लाइटन का मतलब तो हल्का होता है, हल्का थोड़ी ना इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, शामिल करना इसका मतलब होता है निकालना या हटाना थोड़ी ना। डार्किन की अगर बात करते हैं, इसका मतलब तो अंधेरा हो जाएगा, यानी कि अंधेरा एक तरीके से करना मैं कह सकता हूं। एक्सक्लूड की अगर बात करते हैं साथ, तो एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा एक तरीके से निकालना कह सकते हैं या हटाना कह सकते हैं। यानी कि एलिमिनेट का जो आपका सिनोनिम होगा वो एक्सक्लूड होगा। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, फिर से आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है साथियों। एग्जीक्यूट की अगर बात करते हैं ना, तो एग्जीक्यूट की अगर बात करें, इसका सिनोनिम क्या होगा मुझे बताइए। चलिए देखिए एक्सक्लूड की अगर बात करते हैं, देखिए एक्सक्लूड का कहीं ना कहीं मतलब हो जाएगा लागू करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को साथियों लागू करना, यानी कि एग्जीक्यूट करना। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय का मतलब काम देना होता है। क्या होता है साथियों, काम देना इसका मतलब होता है। इम्प्लीमेंट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इंप्लीमेंट का मतलब भी एक तरीके से कहीं ना कहीं लागू करना होता है, कि इसको भाई इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट का मतलब भी लागू करना होता है, और एग्जीक्यूट का मतलब भी लागू करना होता है। यानी कि इस वर्ड का जो आपका सिनोनिम बनेगा वो इंप्लीमेंट ही बनेगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, और ऑर्गेनाइज का मतलब भी साथियों ये भी सिनोनिम इसका नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यानी कि मैलाइज की अगर बात करते हैं, इसका आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। चलिए देखिए इसका साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका आपसे साथियों एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर बात करें, देखिए हेट्रेड की जब हम बात करते हैं, हेट्रेड की बात करें, हेट्रेड का मतलब होता है घृणा। हेटेड का मतलब क्या होता है, हेटेड का मतलब होता है घृणा। बिटरनेस की अगर बात करते हैं, बिटरनेस का मतलब होता है कड़वापन। क्या, कड़वापन साथियों इसका मतलब होता है कड़वापन। काइंडनेस की अगर बात करें ना साथियों हम लोग, काइंडनेस का मतलब एक तरीके से दयालु टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना, दयालु टाइप का हो जाएगा। और मेलाइस की अगर बात करते हैं, जो जिसके अंदर दयालु है नहीं, जो दयालु बिल्कुल नहीं है, उसको मेलाइस कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जो दयालु होगा, जिसके अंदर काइंडनेस होगी, दयालुपन होगा जिसके अंदर, उसको हम कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि मेलाइस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने, एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, मुझे बताइए। चलिए आप सभी को पता होगा साथियों, एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है कि इसका एक्सपेरिमेंट करो, इसका एक तरीके से प्रयोगात्मक करो।
ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं इक्विपमेंट का मतलब होता है कोई औजार या कह सकते हैं उपकरण कह सकते हैं, तो इसकी भी स्पेलिंग मैं देख रहा हूं बिल्कुल सही लिखी हुई है और इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। यहां पर लिखा हो इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखा हुआ साथियों, इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेलिंग साथियों सही नहीं है। इसकी स्पेलिंग की अगर बात करते हैं साथियों आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे, यानी कि वाई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर वाई नहीं है, आई है, तो मैं कहूंगा यहां पर इस वर्ड में दिक्कत है, इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो यही आपका राइट आंसर है। बाकी एनवायरमेंटल की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है ए कैन ऑफ वार्म, या आपसे पूछा जा रहा है, ये एडियम है एक तरीके से, आपसे पूछा जा रहा है ए कैन ऑफ वार्म्स की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है एक बहुत जटिल समस्या, क्या बहुत, जब साथियों मुश्किल समस्या हो जाती है ना, तो इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है ए कैन ऑफ वार्म्स। ये एक मुहावरा है, मुहावरा हम लोग कह सकते हैं साथियों, इडियम का मतलब ये मुहावरा होता है, ठीक है। चलिए, तो जटिल समस्या कहां पर लिखा हुआ ये आपको बताना है। ए डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद, मतलब किसी डिफिकल्ट इंसान के साथ डील करना जटिल समस्या कहलाई जाती है, नहीं। एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या किसी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जटिल समस्या कहलाई जाती है, हाँ। ए गुड साउस ऑफ मनी, नहीं। ए प्लेन केप्ट बैक टू बी यूज्ड लेटर, नहीं साथियों। मैं कहूंगा जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इंसान फंस जाता है या किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में फंस जाता है उसी को जटिल समस्या कहा जाता है और उसी को ए कैन ऑफ वर्म्स कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं नहीं कहूंगा कि आपका जवाब गलत है, मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी कई सारे लोगों ने यहां पर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो क्या वजह है साथियों। मैं तो आपका पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी अपनी जान लगा रहा हूं, क्वेश्चन भी मैं आपके साथियों वो निकाल कर आ रहा हूं जो इस बार आपके 2024 में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं पढ़ा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से रहा हूं। मैं आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊं आपके मनोमस्तिष्क में खुद ब खुद स्टोर हो जाए, आपको कोई बहुत मेहनत का काम ना करना पड़े, यानी कि बैठे बैठे सब कुछ आपके मनोमस्तिष्क में साथियों अगर स्टोर हो रहा है, आपके एग्जाम की तैयारी हो रही है घर बैठे बैठे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी बात आपके लिए इस उम्र में कोई हो सकती है। तो इसलिए साथियों इस चीज को आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर बात करें ना से साथियों, बिल्कुल वैल्यू कीजिए इसको। अगर पेड में आपको दिया जाता तो मेरा मानना है कि हर बच्चा इसको नहीं ले सकता। निःशुल्क दिया जा रहा है तो मेरा मानना है कि साथियों हर बच्चा, यानी कि जिस तबके का बच्चा है वो हर बच्चा तबके का इस क्लास को ले सकता है और अपना सिलेक्शन साथियों निश्चित कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर बात करें एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है साथियों एराउज का। देखिए जब हम बात करते हैं यहां पर एराउज की, जब हम एराउज की साथियों बात करते हैं तो एराउज का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, ठीक है ना। एराउज का मतलब होता है उकसाना। तो अलर्ट की अगर बात करें, क्या अलर्ट इसका एक तरीके से क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो अलर्ट का मतलब तो चेतावनी होता है। थ्रिल की अगर बात करते हैं, रोमांचक, कोई काम रोमांचक है थ्रिल, तो उसको कहेंगे, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी एराउज का एंटोनिम नहीं होगा। प्रोवोक की अगर बात करते हैं, प्रोवोक का मतलब होता है साथियों भड़काना, क्या भड़काना, यानी कि कह लो उकसाना कह लो, ठीक है ना, भड़काना कह लो। तो मैं कहूंगा ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगर हम सीज की बात करते हैं साथियों, तो सीज का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा रोकना होता है। अब देखिए उकसाना कि अरे जा मार मार जाके, और कहने के अरे रोक लिया, मार नहीं जा रहा था रोक लिया, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इन चारों ऑप्शन में जो इसका सबसे सटीक एंटोनिम बैठता है वो ऑप्शन नंबर डी वाला बैठता है, यानी कि सीज। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला सवाल है साथियों, अभी तो आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, देख कर जाइएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखकर जाइएगा और मैथ के क्वेश्चन भी साथियों आप लोग देखकर जाइएगा। भले साथियों ये क्वालिफाइड है लेकिन आपको तो पढ़ना है, आपको चारों विषय पढ़ना है, ठीक है ना। अभी साथियों इससे पहले एक क्लास आपकी और आई थी, मॉडल पेपर 1 था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप बिल्कुल शून्य से शुरुआत कीजिए। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे उसमें भी आपको जीके जीएस करंट अफेयर और उसके अलावा इंग्लिश और उसके अलावा रीजनिंग मैथ मिलेगी। तो आप जब जहां पर टारगेट सिलेक्शन लिखा हुआ है ना साथियों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर टारगेट सिलेक्शन लिखा हुआ है, जब आप उसको क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने
आपके सामने साथियों वीडियो वाला एक सेक्शन आएगा, वीडियो करके सेक्शन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये समझ लीजिए नीचे को ऐसे ऐसे करके कई सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी। जब आप नीचे देखेंगे साथियों तो 3-4 क्लासेस के नीचे या कुछ क्लासेस के नीचे एसएससी एमटीएस मॉडल पेपर की मॉडल पेपर 1 करके वीडियो पड़ी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को साथियों जाकर आप लोग अवश्य देख लेंगे। और आज से आपका जो भी साथियों एसएससी एमटीएस से रिलेटिव कोई भी अगर वीडियो आए टारगेट सिलेक्शन पर तो साथियों उसको तुरंत आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, उस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो आपको सही करके बतानी है। देखिए सिर्फ गलत का चयन थोड़ी ना करेंगे, उस गलत को सही बनाएंगे, ठीक है ना। उस गलत को क्या बनाएंगे, उस गलत को सही बनाएंगे, यानी कि कंप्लीट नॉलेज हम लोग देख रहे हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट की तो स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि एक्सपर्ट या कह सकते हैं किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ, ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इंक्रीमेंट की अगर बात करें, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीमेंट करना, किसी चीज को बढ़ाना, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें लिखा हुआ है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन कोई वर्ड होता ही नहीं है, एक्सप्लोरेशन नहीं होता है, एक्सप्लोरेशन होता है। क्या होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूं, एक्सप्लोरेशन होता है। क्या होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, ये बात आपको मानना है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है एक तरीके से अन्वेषण करना, किसी चीज का अन्वेषण करने को कहते हैं, ठीक ना। उसके अलावा साथियों रेडिक्यूलस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी हो। मैं कहूंगा किस भी स्पेलिंग में दिक्कत थी, ऑप्शन नंबर सी वाली स्पेलिंग में दिक्कत थी तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि वर्कड लाइक ए ड्रीम, यानी कि सपने की तरह काम, इसका मतलब क्या होता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए वर्कड लाइक ए ड्रीम, यानी कि जब आपको आपके सपने की तरह कोई काम मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एमटीएस आपका ड्रीम है, तो जब आपका ये ड्रीम काम में बदल जाता है, रियलिटी में बदल जाता है, तो उसको कहा जाता है सफलता आपने पाली, यानी कि सफलता मिलना, इसको ही एक तरीके से क्या कहा जाता है, वर्क लाइक ए ड्रीम कहा जाता है। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका मतलब होता है सफलता मिलना, यानी कि कामयाब हो जाना। तो बताइए, देखिए वर्क विदाउट ए प्लान, यानी कि बिना किसी प्लान के काम करना सफलता मिलना थोड़ी ना कहलाया जाता है। ए प्लान सक्सीड परफेक्टली, यानी कि एक प्लान आपने बनाया था वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सीड हो चुका है, सक्सीडेड हो चुका है, परफेक्टली तरीके से हो चुका है, यानी कि आपको सफलता मिल गई है। अरे आपने कोई प्लान बनाया है, वो प्लान आपका कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो आपको सफलता ही तो मिली है। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। ये प्लान फील्ड ये भी नहीं होगा, वर्क इन लेजी मूड ये भी नहीं होगा। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए डेली आपकी लगभग 50-60 मिनट की एक क्लास होती है, 50 मिनट की आपकी क्लास होती है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि अगर आप 40-50 मिनट दे देंगे 24 घंटे में से, तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इतना फायदा होगा आपका कि सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में हर महीने लगभग 30,000 सैलरी गिरने लगेगी अगर आप डेली 40 से 50 मिनट दे देते हो इस टारगेट सिलेक्शन को। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया, इससे बेहतर बात कोई और हो सकती है, क्योंकि मेरा टारगेट एक ही है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। गरीब बच्चा हो तो उसके घर में तो सबसे पहले सरकारी नौकरी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे हजारों हजार लाखों लाख घर ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे हैं जिनके परिवार में अभी तक कोई गवर्नमेंट सर्विस में ही नहीं है। तो इसी बात को तो पूरा करना है। जो गरीब तबके का इंसान है, जो गरीब तबके की एक तरीके से बात करें, अगर कोई लेडी है या कोई मैन है, गरीब तबके का लड़का है, लड़की है, बालक है, बालिका है, छात्रा है, तो उसका सपना पूरा करना है टारगेट सिलेक्शन, यही तो इसका मकसद है। देखिए अगला सवाल है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि एक इडियम दे रखा है मार्कअप। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस मार्कअप का मतलब क्या होता है, तभी तो इसका मतलब आपको बताओगे, तभी तो इसका आप मीनिंग बताओगे। देखिए मार्कअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज का मूल्य बढ़ाना, यानी कि किसी चीज की कीमत बढ़ना। क्या किसी चीज की कीमत बढ़ने को क्या कहा जाता है, मार्कअप कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका मतलब होता है कीमत बढ़ना। पुट ए क्लियर लेबल, क्या इसका मतलब होता है कीमत बढ़ना, तो नहीं। एक्सीडेंटली स्टैंड, इसका मतलब कीमत बढ़ना होता है, तो नहीं।
डेलिबरेटली स्मेयर की अगर बात करें इसका मतलब होता है कीमत बढ़ना, नहीं। इंक्रीज द प्राइस इसका मतलब होता है कीमत बढ़ना, तो मैं कहूंगा बिल्कुल इंक्रीज हो गया भाई, यानी कि बढ़ गया प्राइस। प्राइस मतलब कीमत, तो जिनका आंसर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है साथियों तो ठोक दीजिए एक लाइक, और ये वीडियो क्या, जो भी वीडियो देखें बिना कहे लाइक ठोक दिया करिए, क्योंकि आपका लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये समझ लीजिए, हर इंसान को हर चीज को चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होगा, ट्रक को चलने के लिए डीजल चाहिए होगा, पंखे को चलने के लिए बिजली चाहिए होगी, अगर बैटरी वाला पंखा है तो उसको बैटरी वाली चार्जिंग चाहिए होगी। उसी प्रकार मुझे चलने के लिए खाना तो चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने लिए काम करवाना है तो ये वाला बटन जो है ना, ये एक समझ लीजिए साथियों ईंधन है मेरे लिए, क्योंकि बिना इसके मजा नहीं आता है। जब तक कोई बंदा नहीं पसंद करेगा तो भाई कैसे क्या हो पाएगा। तो लाइक तुरंत ठोक दिया करो, मैं कहूं या ना कहूं। देखिए, आपको एक शब्द दिया गया यहां पर लिखा हो और उसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि स्काउर का सिनोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आखिर स्काउर का मतलब क्या होता है। देखिए, आपके घर में बहनें, बेटियां, ठीक है ना, या मां की अगर बात करें बर्तन मांजती होंगी, तो मांजने को क्या कहा जाता है साथियों? मांजने को कहा जाता है स्काउर। मांजने को कहा जाता है स्काउर। तो इसमें से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है लगभग साथियों मांजना? मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं साथियों मार्क का मतलब तो होता है निशान, तो ये स्काउर का सिनोनिम थोड़ी ना होगा। स्क्रब की अगर बात करते हैं, स्क्रब का मतलब होता है साथियों साफ करना। किसी चीज को साफ करना या किसी चीज को मांजना कहीं ना कहीं एक ही चीज तो है साथियों। डिर्टी की अगर बात करें इसको साथियों गंदगी कहेंगे, और स्पॉट की अगर बात करें धब्बा इसको कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा स्काउर का सिनोनिम क्या होता है? स्क्रब होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि फिर से आपको एक गलत ऑप्शन का चयन करना है। बताइए। चलिए देखिए, इंसिडेंटली की अगर बात करें इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। उसके अलावा कॉमर्शियली आपने सुना होगा साथियों, कॉमर्शियली मतलब एक तरीके से व्यवसाय, व्यवसायिक एक तरीके से कहे तो कॉमर्शियली की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है। इसकी स्पेलिंग देखिए, यहां पर अगर बात करें ना, देखिए ये आपका 2 बार जो है ना वो आर आया है, 1 बार आर आएगा। एक आर को हटा दो, आपकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर बात करें प्यूरिफाई की स्पेलिंग, यानी कि शुद्ध, प्योरिटी, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। पॉसिबिलिटी यहां पर बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा कॉमर्शियली की स्पेलिंग गलत है। सही क्या होगी ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा, यानी कि सिनोनिम आपसे फिर पूछा जा रहा है। डेंस का आपको बताना है साथियों, सिनोनिम क्या होता है मुझे बताइए। चलिए, यानी कि डेंस की अगर बात करें, देखिए कहते नहीं भाई कि इसकी डेंसिटी बहुत है, यानी कि जंगल जो है ना वो घना बहुत है, तो घने को कहीं ना कहीं कहा जाता है डेंस। घने को क्या कहा जाता है? डेंस कहा जाता है। तो एक ऐसा ऑप्शन बताइए जिसका मतलब होता है साथियों घना। तो मैं कहूंगा थिक का मतलब क्या होता है? घना होता है, बिल्कुल। यानी कि डेंस का सिनोनिम जो होगा वो साथियों क्या होगा? वो आपका घना होगा। डेंस का सिनोनिम आपका थिक होगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है, फास्ट का मतलब तेज होता है, लो का मतलब धीमा होता है। तो ये तो इसके सिनोनिम हो नहीं सकते। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ए काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसको अगर वन वर्ड की अगर बात करें, एक में करें तो क्या करें? देखिए, एक काइंड ऑफ डिसीजन, यानी कि एक ऐसा डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, यानी कि जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि एक ऐसा फैसला, ठीक है ना, जिसको बदला नहीं जा सकता है, उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको मुझे बता दीजिए, उसको क्या कहा जाता है। देखिए, अगर बात करते हैं यहां पर अल्टरेबल की अगर बात करें, परिवर्तन योग्य कहते हैं, यानी कि एक ऐसा फैसला जिसको बदला जा सकता है उसको अल्टरेबल कहा जाता है, जिसको बदला जा सकता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ नहीं बदला जा सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है हाँ पूर्ण एक तरीके से, पूरी तरीके से। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर बात करते हैं साथियों ठीक है ना, इर्रेवोकेबल की अगर बात करते, इसका मतलब एक तरीके से क्या होता है? हाँ भाई, एक ऐसा फैसला जिसको बदला जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह आपको दी गई है और इस खाली जगह को आपको साथियों भरना है। चलिए,
तो कैसे साथियों आप भरेंगे मुझे बताइए। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी, अब यहां पर आपको बताना है दे माइट बी टू स्टे अप लेट। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों मुझे बताइए। सेंटेंस आएगा, सेंटेंस तो नहीं आएगा। ए चिल्ड्रन रिक्वेस्ट दैट दे माइट बी स्टे अप लेट। अप्रूव्ड भी नहीं आएगा, एडमिटेड भी नहीं आएगा, परमिटेड आएगा साथियों। परमिटेड आएगा यानी कि द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी टू स्टे अप लेट, माइट बी परमिटेड टू स्टे अप लेट, ये आना चाहिए और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अब आपको फिर से एक एंटोनिम बताना है साथियों। किसके अगर बात करें, किसका एंटोनिम आपको बताना है, क्लमसी का एंटोनिम आपको बताना है। तो क्लमसी की अगर बात करें, आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लमसी का आखिर मतलब क्या होता है। क्लमसी का मतलब क्या होता है साथियों, गंदा नहीं होता है, गंदा, ठीक है, उसको कहा जाता है क्लमसी की। ये तो बड़ा क्लमसी यानी कि बड़ा गंदा है। तो गंदे का विलोम क्या होना चाहिए साथियों, ठीक है ना, क्या ग्रेसफुल होना चाहिए। ग्रेसफुल होना चाहिए। तो ग्रेसफुल की अगर बात करें, ग्रेसफुल का मतलब होता है कहीं ना कहीं सुंदर, सुंदर भी कह सकते हैं हम लोग। तो विलफुल होना चाहिए। विलफुल का मतलब जानबूझकर होता है, नहीं। अगर बात करते हैं साथियों स्टबॉर्न, स्टबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, जैसे कि आप लोग हो। ऑकर्ड की अगर बात करें साथियों, बेढंगा कहते हैं भाई, ऑकर्ड लग रहा है, बेढंगा लग रहा है। तो मैं कहूंगा क्लमसी यानी कि गंदा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा, क्योंकि ग्रेसफुल का विलोम सुंदर होता है। और कहीं ना कहीं गंदे को सुंदर भी कह सकते हैं विलोम में, सिनोनिम में नहीं, विलोम में। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक। आपसे पूछा जा रहा है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साथियों क्या होगा मुझे बताइए। देखिए यानी कि इसको अगर इस पूरे को स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक अगर इसको एक शब्द में कहना हो तो हम साथियों इसको क्या कहेंगे मुझे बताइए। देखिए स्ट्रॉन्ग डीप डिसलाइक यानी कि जिसको बहुत ज्यादा आप नापसंद करते हो एक तरीके से, उसको क्या कहा जाएगा, एम्पैथी कहा जाएगा। एम्पैथी क्यों कहेंगे, इसका मतलब तो सहानुभूति होता है। टेलीपैथी कहेंगे, टेलीपैथी भी साथियों नहीं कहेंगे। क्या सिंपैथी कहेंगे, सिंपैथी भी नहीं कहेंगे, उसको एंटीपैथी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंटीपैथी कहा जाएगा, क्योंकि एंटीपैथी का मतलब होता है साथियों घृणा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सबसे सटीक आंसर यहां पर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, चलिए देखिए आपके लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी इंग्लिश में से अगर बात करें वोकैबुलरी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं साथियों। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऐसे बहुत सारे साथियों, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप वोकैबुलरी पर पकड़ बना लेते हैं तो वोकैबुलरी के सारे सवाल आप सही कर जाएंगे और इससे आपका स्कोर अप हो जाएगा। देखिए एंटोनिम आपको बताना है बेटरमेंट का, यानी कि बेटरमेंट की अगर एंटोनिम की बात करें तो साथियों फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिए बेटरमेंट की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, किसी चीज में कुछ सुधार करना, तो कह सकते हैं भाई बेटरमेंट करना। अब इसका उल्टा क्या होगा मुझे बताइए। चलिए प्रॉस्पेरिटी क्या होगा साथियों, प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें प्रॉस्पेरिटी नहीं होगा। क्या डेटेरियोरेशन होगा, बिल्कुल साथियों डेटेरियोरेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों खराबी। अब देखिए कहीं पर कुछ खराबी करना या कहीं पर कुछ सुधार करना ये बिल्कुल विलोम है, यानी कि बिल्कुल एंटोनिम है। तो बेटरमेंट का एक तरीके से एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेटेरियोरेशन हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, यानी कि कुछ अंडरलाइन पार्ट होगा यहां से यहां तक। उसके बाद लिखा हुआ है अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अगर कोई इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट वाला आंसर आप लगा देंगे। देखिए आल्दो की अगर बात करते हैं साथ तो इसके नीचे अंडरलाइन है, तो इसकी जगह पर ही, आल्दो ही गॉट द मैसेज ही रश्ड होम, तो इसकी जगह पर साथों आपको बताना है क्या आना चाहिए। देखिए आल्दो नहीं आना चाहिए, एज सून एज आना चाहिए, यानी कि एज सून एज ही गॉट द मैसेज ही रश्ड होम आना चाहिए। राइट आंसर आपका भी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है। चलिए फटाफट साथियों, क्या फटाफट आप लोग बताइए। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है ए टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, यानी कि एक ऐसा सामान आपके पास है, एक ऐसा मटेरियल आपके पास है जो बर्न मतलब होता है जलना, जो बहुत तेजी के साथ साथियों जलता है।
उसको हम लोग क्या कहेंगे साथियों, मुझे बताइए। देखिए उसको क्या कहेंगे, उसको इंडेलिबल कहेंगे, तो उसको इंडेलिबल नहीं कहेंगे। इंडेलिबल क्यों कहेंगे, उसको इनक्रेडिबल कहेंगे, इनक्रेडिबल भी नहीं कहेंगे, इनविजिबल कहेंगे, इनविजिबल भी नहीं कहेंगे साथियों, उसको क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल कहेंगे साथियों, क्योंकि इसका मतलब होता है ज्वलनशील। इसका मतलब क्या होता है, ज्वलनशील एक तरीके से साथियों इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है। चलिए, तो कुल मिला के साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, ए टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, यानी कि जो बहुत तेजी के साथ साथियों जले, उसको क्या कहा जाता है, इनफ्लेमेबल कहा जाता है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइएगा कि आपका सही जवाब साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, यानी कि ए प्लेन और रूट टू बी फॉलोवेड ऑन ए जर्नी। तो इसका मतलब क्या, अगर बात करें इसका साथियों मतलब क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए, यानी कि एक ऐसा रूट है जिसको फॉलो किया जा रहा है एक जर्नी में, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे साथियों, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से साथियों हम लोग ट्रैवल कहेंगे या इटिनरी कहेंगे साथियों, इटिनरी कहेंगे या टूर कहेंगे या अरेंज। देखिए अरेंजमेंट नहीं कहेंगे, अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था। टूर की अगर बात करें, ठीक है ना, या ट्रैवल की अगर बात करें साथ, तो उसको क्या, देखिए उसकी अगर बात करें ना, उसको एक तरीके से इटिनरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, यानी कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए, क्या आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए साथियों अगर ए प्लेन और रूट टू बी फॉलोवेड ऑन ए जर्नी, तो उसको इटिनरी कहेंगे। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहां पर अगर साथियों बात करें, रीजनिंग के आपके सवाल शुरू हो चुके हैं। अब आप लोग यहां पर देखेंगे रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अगर HYPOCRISY को क्या लिखा जाता है, YPHOCIRYS लिखा जा सकता है। उसी प्रकार इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, MPIORATTN लिखा जा सकता है। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है INTERTEGRITY को साथियों किस प्रकार लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है। देखिए आपने यहां के लेटर साथियों पढ़े और यहां पर जो लेटर आए हैं वही लेटर यहां पर आए हैं। आपने यहां पर जो लेटर पढ़े वही लेटर यहां पर आए हैं, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं कि लेटरों का हेर फेर किया गया, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें लॉजिक आधा पहचान चुके हैं, आधा लॉजिक आपका बचा है। वो आप कैसे पहचान पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। मैं ये लिख रहा हूं HYPO, देखिए HYPO हो गया, उसके बाद साथियों CRI और SY यहां पर हो गया। अब इसको लिख लेते हैं साथियों YPH, यहां पर Y और P और ये H हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है OCI हो गया, ये भी I है। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों यहां पर RYS, तो R हो गया, Y हो गया, S हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं कलर को क्या कर लेता हूं, मैं कलर को चेंज कर लेता हूं। देखिएगा यहां पर जो OC लिखा हुआ है ना, वो साथियों यानी कि जो बीच के दो लेटर हैं वो डिक्टो लिखे हुए हैं। यहां पर भी ऐसा कुछ है क्या, देखिए OR, हाँ बिल्कुल यहां पर भी OR है और यहां पर भी OR है, सेम है। तो मैं कहूंगा 1 2 3 यानी कि EG यहां पर है तो EG वहां पर भी होगा। और आप देख पा रहे हैं EG यहां पर है और यहां पर है, लेकिन यहां पर GE है और यहां पर भी EG है। तो आंसर अभी नहीं मिला हमें, कोई बात नहीं। अब देखिए ये आपका जो H है ना, ये इधर आ गया, Y आपका इधर आ गया, P आपका इधर आ गया। तो ऐसे ही साथियों यहां पर होगा, यानी कि यहां पर आपका E आ जाएगा, यहां पर आपका G आ जाएगा। और अगर बात करें साथियों, देखिए ये I जो है ना, I यहां पर आ जाएगा। और अगर बात करें उसके बाद अगर बात करें, देखिए N आपका यहां पर आ जाएगा और T आपका यहां पर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है, NTIEG, ठीक है, NTIEG NTIEG। अभी भी आंसर नहीं मिला। अब देखिए R की अगर बात करें ना साथियों, देखिए Y की अगर बात करें, अच्छा Y यहां पर आ गया, S यहां पर आ गया, I यहां पर आ गया, R यहां पर आ गया है, यानी कि I यहां पर आ जाएगा, R यहां पर आ जाएगा, Y यहां पर आ जाएगा और T यहां पर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है साथियों, IRYT, ठीक है ना। यहाँ तो RIYT लिखा है, गलत ये भी नहीं हो सकता। मैं कहूंगा कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, आप सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए लॉजिक अगर आपने पहचान लिया है तो मेरा मानना है कि आपका
सवाल करने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। अब इस सवाल की अगर बात करें, कथन है आपके सामने, साथियों कथन है, मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है ना। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, यहां पर देखिए कथन आपके सामने है और उस कथन को पढ़ने के बाद आपके सामने 3 निष्कर्ष दिए गए। ये बहुत टॉप लेवल वाला का सवाल है। अगर इस सवाल को आप कर देते हैं तो मेरा मानना है कि इस टाइप का कोई भी अगर सवाल आता है तो आप उसको बहुत आराम से कर ले जाएंगे। कहा गया है सभी कक्षाएं स्कूल है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगी, ये कक्षाएं हो जाएंगी और कह रहे हैं कि जितनी कक्षाएं हैं सभी के सभी कक्षाएं क्या है, स्कूल है, तो सभी कक्षाएं क्या हो गई, स्कूल हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई स्कूल पार्क नहीं है, यानी कि कोई स्कूल जो है ना, कट का निशान लगा लेंगे, कोई स्कूल जो है वो पार्क नहीं है, कट का निशान लगा लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी घर पार्क हैं, सभी घर यानी कि घर यहां पर आएंगे और ये क्या हो गया, सभी घर पार्क है, ये बिल्कुल हो गया। यानी कि कथन तो हमारे पूरे हो गए। अब देखिए निष्कर्ष कौन कौन से यहां पर आपको सही लग रहा है। देखिए कोई घर कक्षा नहीं है, कोई घर कक्षा नहीं। देखिए जब कोई पार्क स्कूल नहीं हो सकता, कोई स्कूल पार्क नहीं हो सकता, तो कैसे कोई घर स्कूल हो जाएगा, या कैसे कोई घर कक्षा हो जाएगा, या कैसे कोई पार्क कक्षा हो जाएगा, मुझे बताइए। यहां पर है कोई घर कक्षा नहीं है, कोई घर कक्षा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ कोई पार्क कक्षा नहीं है, कोई पार्क कक्षा कैसे हो सकता है, जब स्कूल नहीं है कोई पार्क, तो कोई पार्क भी कक्षा नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई स्कूल घर नहीं है, कोई स्कूल की तरह कोई स्कूल घर नहीं है, बिल्कुल। कोई स्कूल जब पार्क नहीं हो सकता तो कोई स्कूल घर भी नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा कि आपके कथन तो यहाँ पर सभी सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा कि YUASOCMIEEGE। उसके बाद आपको बताने कि यहाँ पर कौन से 3 लेटर आ पाएंगे, फटाफट साथियों कमेंट करके आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। देखिए अगर लेटर पोजीशन की बात करें तो 26 पर, U 21 पर, A 1 पर आता है, S 19 पर आता है और O 15 पर आता है, C 3 पर आता है, M 13 पर आता है, I 9 पर आता है और E 5 पर आता है। उसी प्रकार अगर बात करें G 7 पर, E 5 पर और G 7 पर आता है। अब देखिए यहाँ पर 26 से 9 हुआ है, ठीक है ना, 26 से 19 हुआ है, तो 26 से जब साथियों यहाँ पर 19 हुआ है तो कितना माइनस किया गया है। उसके बाद 19 से यहाँ पर 13 हुआ है, कितना माइनस किया गया, 6 माइनस किया गया है। 13 से 7 हुआ है, कितना माइनस किया गया है, एक तरीके से साथियों यहां पर भी एक तरीके से 6 माइनस किया, तो सब में 6 क्या माइनस हो रहा है। अच्छा यहां पर मैंने 25, ये 25 आना चाहिए, क्योंकि अरे भाई Z होता है 26 पर, ये तो बिल्कुल कैसे मैं भूल गया, Z 26 पर होता है, Y आपका जो होता है वो आपका 25 पर होता है। तो सब में 6 घट रहा है, तो इसमें भी 6 घटाएंगे तो मैं कह सकता हूं क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और A पर क्या होता है साथियों, A होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर A आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि A आ जाएगा। अब इसको देखिए 21 से 15 हुआ है, 6 घटा है, 15 से 19 हुआ है, 6 घटा है, 9 हुआ है, 6 घटा है, 9 से 5 हुआ है, 6 घटा है। अब यहाँ पर अगर साथियों हम लोग 6 घटाएंगे, यानी कि सॉरी क्या, देखिए अच्छा यहाँ पर तो 6 आपका घटा, 15 से 9 जो हुआ इसमें भी 6 घटा, लेकिन 9 से 5 हुआ है, 9 से 5 में जो है ना साथियों ये आपका 6 नहीं घटा है एक तरीके से, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों इसमें 4 घटा है तो साथियों यहां पर भी 4 घटेगा, यानी कि यहां पर 9 से 5 हुआ है 4 घटेगा है, तो यहां पर भी 4 घटेगा। तो यहां पर 4 घट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 पर क्या होता है, A होता है। उसके बाद इसको देखिए 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, तो 7 से 9 होगा, और 9 पर क्या होता है, I होता है, यानी कि AAI कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बातें आपको साथियों बताई गई हैं उसको देखिए, और उसके हिसाब से आंसर आपसे पूछा जा रहा है। कहने के KMPJH और X एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कहने कि H की पुत्री K है, तो साथियों H की पुत्री हम क्या बना लेते हैं, H की पुत्री हम K बना लेते हैं। मान लीजिए साथियों यहां पर H हो गया
और एच की पुत्री कौन हो गई, के हो गई, ये महिला है तो साथ हमने माइनस बना लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि एम का भाई एक्स है, एम का भाई एक्स है तो अभी हमें नहीं पता, इसको छोड़ दीजिए। एच और जे एक विवाहित युगल है, यानी कि एच का विवाह जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है, जे के साथ हुआ है, यानी कि एच और जे एक विवाहित युगल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों जे का पुत्र एम है, जे का पुत्र कौन है, देखिए एच की एक पुत्री के है और जे का एक पुत्र कौन है, एम है, यानी कि मैं कहूंगा के और एम क्या है, के और एम, देखिए प्लस बना दिया यानी कि पुरुष है। अब के और एम किसके बच्चे हैं, एच और जे के बच्चे। इतनी आपको बात समझ में आ गई। कह रहे कि एक्स की माता जे हैं, एक्स की माता जे हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों एक्स की माता जे है, यानी कि एक्स की जे का एक और बच्चा है एक्स है, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों आपका एक्स आ जाएगा, एक्स की माता जे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि के एम एक्स ये दोनों जो है किसके बच्चे हैं, ये एच और जे के बच्चे हैं। अब पूछा आपसे क्या जा रहा है, जरा देखिए कि जे से किस प्रकार संबंधित है एक्स, यानी कि जे क्या कहेगा एक्स को, तो जे ये है, जे क्या कहेगा एक्स को, अपना बच्चा कहेगा, अपना बच्चा कहेगा, तो मैं कह सकता हूं पुत्र कहेगा, पुत्र कहेगा, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हमने यहां पर एक चीज नहीं पढ़ी थी कि क्योंकि यहां पर अगर बात करें थोड़ा सा कंफ्यूजन, बच्चा है ना तो साथियों पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। देखिए क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी में पुत्री लिखा हुआ है, देखिए यहां पर इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि एम का भाई एक्स है, यानी कि एम का भाई एक्स है तो ये पुरुष है, तो मैं कह सकता हूं जे का पुत्र एक्स होगा, पुत्री नहीं होगा, तो पुत्र आपका आंसर जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। तो मान लीजिए साथियों एक ही आपकी पंक्ति हो गई और यहां पर कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बात आपको समझ में आएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी की अगर बात करें साथी जी यहीं पर तो बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा यहीं पर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अभी ए कहां पर बैठा ले, एफ कहां पर बैठा ले, कुछ समझ में नहीं आ रही, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। जो समझ में ना आए बेटा, कंफर्म नहीं है बात कि ये यहां पर है तो उसको छोड़ दिया करिए, वो बाद में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि ए और एफ के मध्य 2 व्यक्ति बैठे, ठीक है। कह रहे एफ के बाएं बैठा है ए, यानी कि एफ की अगर बात करें एफ के बाएं बैठा है ए, ठीक है। एफ के दाईं और निकटतम पड़ोसी है डी, यानी कि एफ का निकटतम दायां कौन है, डी है। तो साथियों मान लीजिए कहां पर बैठा लें, कहीं पर बैठा लें। ऐसा एक काम करो साथियों, इसको अभी स्किप कर दो। मान लीजिए साथियों हम सपोज दैट ये मान लेते हैं कि एफ का दायां, एफ मान लीजिए यहां पर अगर बैठा ले, एफ का दायां कौन है साथियों, डी है, ये बात हमें क्लियर है। उसके बाद कहने के केवल एक व्यक्ति बी के दाएं ओर बैठा है, यानी कि बी के दाएं ओर, बी हम यहीं पर बैठा लेंगे तभी तो ये कह सकते हैं कि बी के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल बैठा है। कह रहे कि जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, तो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अभी हम नहीं कह सकते, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए आप शुरू से पढ़िए, जी के बाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो जी यहीं पर तो बनेगा, जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, बिल्कुल 2 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद कहा जा रहा, अच्छा यहां पर एक चीज कहा गया था कि जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है ई, तो जब ई को यहां पर भी नहीं बैठा सकते, ठीक है ना, या तो ई यहां पर बैठेगा या ई यहां पर बैठेगा, इतनी बात कंफर्म है। चलिए कहेंगे ए और एफ के मध्य केवल 2 लोग बैठे, यानी कि ए और एफ, देखिए ए और 2 लोग बैठे, कितने कहा है, ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर एफ यहां पर है, ठीक है, मान लीजिए अगर 1 2 यहां पर बैठा दे, ए को यहां पर भी साथियों बैठ सकता है ए, और यहां पर भी ए बैठता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी स्किप करिए। कह रहे कि अच्छा, कह रहे कि एफ के बाएं बैठा है ए, यानी कि ए एफ के बाएं बैठा है, एफ के इस तरफ को बैठा है ए, इस तरफ को नहीं बैठा है। और यहां पर क्या गया था कि ए एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति है, तो मैं कह सकता हूं ए यहां पर बैठेगा, यानी कि ई यहां पर नहीं बैठेगा, ई आपका यहां पर बैठेगा, ठीक है ना। अब कौन बचा साथियों, ए हो गया, बी हो गया, सी बचा है ना, तो सी आपका यहां पर आ जाएगा। क्या सवाल पूछा गया था कि बी के ठीक दाएं कौन है, बी के ठीक साथियों दाएं कौन है, ई है, तो ई आपका क्या होगा, ई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर डी था, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर साथियों बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, देखिए थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लेता हूं। अब इसकी अगर बात करें, देखिए निम्नलिखित शब्दकोश को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार आपको लिखना है, यानी कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए
देखिए TOR यहाँ पर भी है, TOR यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखिए T पहले आता है या R पहले आता है, मैं कहूँगा R पहले आता है, R पहले आता है, R पहले आता है, और यहाँ पर साथियों यानी कि मैं कह सकता हूँ देखिए अब S पहले आता है या Q पहले आता है या R पहले आता है। तो Q पहले आता है तो मैं कहूँगा ये वाला सबसे पहले आ जाएगा 4 वाला। अब उसके अगला वाला कौन सा होगा, देखिए उसके बाद साथियों R है ना, ठीक है, ये तो S है, ये तो आ नहीं सकता, R के बाद R आ गया है, ठीक है, तो दूसरे नंबर पर साथियों ये आ जाएगा, यानी कि 4, 4 के बाद 2, और उसके बाद साथियों कौन आ जाएगा, ये 3 वाला आ जाएगा। तो 4, 2, 3 की अगर बात करें साथियों, उसके बाद कौन आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा, ये वाला आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा और उसके बाद ये 5 वाला आ जाएगा। मैं कहूँगा 423 15 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि सभी नर्तक खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर साथियों हम लोग क्या बना लेते हैं, नर्तक बना लेते हैं। कह रहे कि सभी नर्तक खिलाड़ी हैं, तो सभी नर्तक कौन हो जाएंगे, सभी नर्तक आपके खिलाड़ी हो जाएंगे। कह रहे कि सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, सभी खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, सभी खिलाड़ी पुरुष हो जाएंगे। ये तो आपके हो गए कथन। अब देखिए निष्कर्ष को एक बार देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से सही है। देखिए सभी नर्तक पुरुष हैं, तो सभी नर्तक पुरुष हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ खिलाड़ी नर्तक हैं, कुछ खिलाड़ी नर्तक है, बिल्कुल इतने खिलाड़ी जो है ना ये नर्तक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि मैं कहूँगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए बताइए कि 2, 3, 6 फिर 15 फिर 45 उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, फटाफट साथियों बताइए। देखिए ये तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 का दुगना हो गया, ये क्या मतलब 3 की गुणा 2 से की गई है, दुगना हो गया, और ये 3 के 15 की गुणा 3 से की गई 45 हो गया है। लेकिन 6 से 15 कैसे हुआ है और 2 से 3 कैसे हुआ है, मुझे बताइए। देखिए अगर 6 की गुणा हम 2.5 से कराएं, 2.5 से कराएं साथियों, यानी कि 2.5 से कराएं तो 15 आएगा। अब देखिए 2 उसके बाद 2.5 उसके बाद 3, तो उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से पहले क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यानी कि इसकी गुणा साथियों किससे कराएंगे, 1.5 से कराएंगे। देखिए 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। अब यहाँ पर 45 की गुणा आपको किससे कराना है, 3.5 से कराना है, यानी कि 35 से करा लो, फिर उसके बाद साथियों जोड़ देंगे पॉइंट, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 और आपका 2 22 हो जाएगा, 3 पंजे 15 आपका हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 आपका 13 हो जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया और 5 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1575 बन गया। पॉइंट लगाएंगे साथियों हम, तो यानी कि 157.5 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है। चलिए अब अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं कि 272 भाग 16 गुणा 18 माइनस 3 प्लस 113 बराबर 337 है। आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी कि अगर माइनस की जगह पर हम भाग कर दें और भाग की जगह पर माइनस कर दें और इन सब को कैलकुलेट करें कि हमें 337 मिलेगा। एक बार इसको ट्राई करो, अगर 337 नहीं मिलता है तो बी को ट्राई करना, नहीं मिलता है तो सी को, नहीं मिलता है तो डी को। अब देखिए माइनस की जगह पर भाग आपको करना और भाग की जगह पर माइनस, ये भाग है ना तो इसको माइनस कर दो, ये क्या है माइनस है तो इसको भाग कर दो बस। अब साथियों इसको पूरे को कैलकुलेट कर लो। देखिए यहां पर अगर बात करें 6 की अगर बात करें तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 6 3 18 यानी कि 3 आ गया, यानी कि 113, और यहां पर क्या आ जाएगा गुणा 16 माइनस 272 आ गया, 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी कि 48 प्लस 113 और माइनस कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। 272 में से कितना घटाना है आपको, 48 घटाइए, 4 बचेगा, ये 26 हो गया, यहाँ पर 22 आ जाएगा। 22 में 224 में कितना जोड़ दीजिए, 113 जोड़ दीजिए। तो अगर बात करें यहाँ पर ये और 7 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, 3 यानी कि 337 आया है, और बिल्कुल 337 ये लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।